बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो नफ्सियात में BPCC 133 के हवाले से हम पढ़ेंगे और उसके बारे में आज हमारी मज़ीद गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, यूँ तो नफ्सियात में जितने भी उन्वान हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं, ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, या हम यूँ कह लें कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन लफ्ज़ों का ज़रूरत के पड़ने पर या ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या उनके इस्तेमाल के बिना हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती नहीं है। तो उन लफ्ज़ों से और उन सारे टॉपिक से हम अनजान नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नफ्सियात की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उन लफ्ज़ों के बारे में कुछ इस तरह से जानते हैं या जानना चाहते हैं कि उनका साइंसी नज़रिया क्या है, या उन लफ्ज़ों का मकसद क्या है, उनके मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या है, वगैरह वगैरह। इनको अच्छे तरीके से जानने के लिए हम उनको एक सिलेबस के तौर पर, एक पढ़ाई के तौर पर पढ़ते हैं। आज का हमारा जो उन्वान है वो है मिजाज अवारिस। अंग्रेजी में बात करें तो मूड डिसऑर्डर कहते हैं। मूड ऐसा लफ्ज, मिजाज ऐसा लफ्ज जिससे हम सब बखूबी वाकिफ है और हम सब इसका इस्तेमाल रोजाना ही करते हैं। आज मूड अच्छा नहीं है, आज उनका मिजाज सही नहीं है, या आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। और अपनी ज़िंदगी को जब हम चलते हैं, अपनी ज़िंदगी जो हमारी गुजरती है, तो हम इन लफ्ज़ों को आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि आज मूड ठीक नहीं लग रहा है, आज हमारा हमारा मिजाज बहुत अच्छा है। कभी ऐसा भी होता है कि हम हमेशा नेगेटिव नहीं कहते हैं, बल्कि कुछ अच्छा भी कहते हैं कि आज मिजाज बहुत अच्छा है, मूड बहुत अच्छा है, आज हम बहुत खुश हैं। तो एक बात जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामने आती है वो ये है कि क्या जब हम खुश हैं तो वो मूड है, मिजाज है? क्या हम डरे हुए हैं तो वो भी मिजाज है? क्या हम उदास हैं तो क्या वो भी मिजाज है? तो नाजरीन, यहाँ पर इस सवाल का जवाब ये है कि खुशी, डर या खौफ, उदासी, ये सब हमारे जज्बात हैं, मिजाज नहीं है। मिजाज हमेशा अच्छा या बुरा होगा। यानी कि अगर हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अच्छे मिजाज में हैं, और अगर हम बुरा महसूस करते हैं तो हमारा मिजाज जो है वो सही नहीं है, या हमारा मिजाज अच्छा नहीं है। अब आप अपने इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर मूड डिसऑर्डर्स या मिजाज अवारस कहा जा रहा है। तो यानी मूड की बीमारी, मिजाज की बीमारी, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की मतलब बीमारी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मिजाज अच्छा है या बुरा है, ऐसा होता है, तो फिर इसकी खराबी क्या हो सकती है, इसके मर्ज क्या हो सकते हैं, इसके अवारिस क्या हो सकते हैं। स्लाइड में आप देख रहे हैं नाजरीन कि एक तरफ आपको हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है और दूसरी तरफ उदास है। एक ही इंसान के दो हाथ हैं, और एक हाथ पर एक मुस्कुराता चेहरे की तस्वीर है और एक उदासी वाले चेहरे की तस्वीर है। इसका मतलब कि मिजाज या तो अच्छा है या बुरा है। नाजरीन, यहाँ पर जब हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, अवारिस की बात कर रहे हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर अवारिस या डिसऑर्डर क्या होता है और नफ्सियात में ये किस किस तरह का होता है। तो डिसऑर्डर किसी भी चीज़ को कहलाने के लिए या बीमारी कहलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके जो लक्षण होते हैं, जो उसके सिम्टम्स होते हैं, या उनकी जो अलामतें होती हैं, वो अगर हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी को परेशान करती हैं, अगर उससे हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में तब्दीली होती है, रुकावट पैदा होती है, तो वो चीज़ या वो अलामत एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन अगर वो अलामत थोड़े वक्त के लिए है, थोड़े वक्फे के लिए होती है,
और उससे उसके साथ हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बखूबी चलते रहती है और हम अपना काम अच्छी तरह से अंजाम देते रहते हैं, तो वो उस इलामत के साथ भी बीमारी या अवारस नहीं कहला सकती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि बीमारी कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी तादाद या उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा हो कि वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाले और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उससे ख़राब होनी शुरू हो जाए। तो फिर वो शक्ल लेती है एक बीमारी की। अब नफ्सियात में सारी बीमारियों को 2 तरह की बीमारियों में बाँट दिया गया है। एक बीमारी को वैसे हिस्से में बाँटा जहाँ पर उसकी जो इलामतें हैं या उसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो असर तो पड़ता है। असर जब तक नहीं पड़ेगा वो बीमारी नहीं होगी, असर तो पड़ता है। लेकिन जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज घर में रखकर भी किया जा सकता है, या कई एक बार जब मरीज़ खुद से अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके इलाज से भी उनका इलाज जो है वो होता है और वो अच्छे हो जाते हैं। यानी कि उनके ठीक होने के या अच्छे होने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक कैटेगरी ये होती है जिसको हम न्यूरोटिक कहते हैं। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर वो सारी बीमारी आती है, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी फोबिया के बारे में। तो फोबिया इसी तरह की बीमारी में आती है जिसमें कि हम उस तरह के मरीज को घर में रख करके या उसकी काउंसलिंग वगैरह करके उसका हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन नफ्सियात में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि ज़्यादा बड़ी होती हैं, ज़्यादा गहरी होती हैं या ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। खतरनाक लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि इस तरह की बीमारी के जो मरीज़ होते हैं उन्हें घर में रखना, सभी दूसरे लोगों के साथ उनका तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। और कई एक बार हालत ये होती है कि वो इतने ज़्यादा परेशान कुन हो जाते हैं कि या तो वो अपनी जान ले लेते हैं या दूसरे की जान लेने का खतरा बना होता है। इसलिए ज़्यादातर इस तरह के मरीज़ों को अस्पतालों में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है, जंजीरों में रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है ताकि वो अपने को भी नुकसान ना कर सके और अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो ऐसी खतरनाक बीमारियों की जो लिस्ट है उसमें एक बीमारी मूड डिसऑर्डर के नाम से जानी जाती है। बाकी और भी 2 बीमारियां हैं जिसको सिजोफ्रेनिया कहा जाता है और पैरानोया कहा जाता है, लेकिन उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसमें शामिल है, यानी कि मूड डिसऑर्डर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल होता है और कई एक बार इस बात की उम्मीद होती है कि अगर इसका इलाज कर भी दिया जाए तो मरीज के अंदर इस तरह की बीमारी जो है वो फिर से पैदा होने की चांसेस या गुंजाइश जो है वो होती है और वो अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता है। तो खास तौर पर खतरनाक बीमारियों की कड़ी में एक जो बीमारी है उसमें मिजाज अवारिस को रखा गया है। तो क्या है, अब सवाल यहाँ पर जहन में जो आता है इतना सब सुनने के बाद और जानने के बाद जहन में ये सवाल लाजमी है कि आखिर ये है क्या, कैसे होता है और इसका इलाज फिर कैसे किया जा सकता है, या इसके साथ किस तरीके से मरीज को या जिन लोगों को इस तरह की बीमारी हो जाती है उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मूड की खराबी क्या है। तो मूड की खराबी एक जहनी सेहत की हालत है, यानी कि जहन में हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चलता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है जो किसी शख्स की जज्बाती हालत को मुतासर करती है। जज्बाती हालत यानी कि उसका खुश होना, उसका खौफजदा होना, उसका गुस्सा होना, उसका डरा हुआ होना वगैरह वगैरह। तो उसके जज्बाती हालत को मुतासर करती है जिसके नतीजे में तवील अरसे तक उदासी, खुशी या दोनों होते हैं। यानी कि जो मरीज है वो कभी कभी या तो सिर्फ उदासी दिखाता है या कभी कभी सिर्फ खुशी दिखाता है या कभी कभी
दोनों दिखाता है। यानी कि थोड़ी देर के लिए वो आपसे हंसेगा, बात करेगा, बहुत अपनी खुशी का मुजाहरा करेगा, और अचानक से फिर वो जोर जोर से रोने लगेगा या उदास हो जाएगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा, आपसे अलग होकर के कहीं दूर जाकर के वो बैठ जाएगा। तो इस तरह से मूड की या मिजाज की जो खराबी होती है उसमें ये देखा जाता है कि जो मरीज हैं वो कभी कभी उदासी दिखाते हैं, कभी कभी खुशी दिखाते हैं, या कभी दोनों दिखाते हैं, या कभी एक ही चीज दिखाते हैं, सिर्फ उदासी ही उनकी बातों से, उनके रवैये से सिर्फ उदासी ही उदासी झलकती है। तो इस तरह के जो बदलाव हमारे रवैये में आते हैं वो मूड की खराबी की वजह से आते हैं या मिजाज की खराबी की वजह से आते हैं। अब इसमें है कि एक ऐसा ये वसी है, इतने इस्तिलाह है जो मुख्तलिफ किस्म के अफसरदा और दुई बरूई अवारिज की तरफ इशारा करती है। अफसरदा मीन्स यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये है कि जहनी दबाव, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन कहा जा सकता है। तो जहनी दबाव और कभी खुशी का इजहार करना, कभी गम का इजहार करना, ये दुई बरूरी कहा अवारिस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाम से जाना जाता है कि ये सभी मूड को मुतासिर करते हैं। यानी कि कभी कभी हम सिर्फ उदासी का जो मुजाहरा करते हैं, और कभी कभी दोनों, उदासी और खुशी दोनों का मुजाहरा करते हैं, या कभी सिर्फ और सिर्फ खुशी का ही मुजाहरा करते हैं। तो ऐसे में इसे कहा जाता है कि ये हमारी मिजाज की खराबी का नतीजा है, जिसमें कि हमारा जो जज्बाती हमारे जो जज्बात से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, जैसे खुशी, खौफ, गुस्सा, ये सब मुझसे मुतासिर होते हैं। और इन सब से अलग हट करके जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसके असरात जो है वो पड़ते हैं, और इस तरह पड़ते हैं, इस हद तक पड़ते हैं कि इंसान खुदकुशी तक करने को तैयार हो जाता है, या खुदकुशी का रवैया जो है वो अपनाने लगता है। तो यहाँ पर इसलिए इसे खतरनाक बीमारी बताया गया है कि नतीजा ये होता है कि लोग खुदकुशी तक पर आमादा हो जाते हैं, और खुदकुशी भी कर भी लेते हैं। तो इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी जो है वो बताई गई है। अब है कि इसकी तारीफ, मूड डिसऑर्डर की जो है तारीफ किस तरह से माहिर नफ्सियात ने की है। तो इसे माहिर नफ्सियात ने भी एक जहनी बीमारी के तौर पर बताया है, जिसमें बुनियादी मसला फर्द की मुस्तकिल जज्बाती हालत को मुतासर करती है। मुस्तकिल, लगातार, यानी कि हमारे जो जज्बाती हालात हैं, हमारी खुशी, हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारा घबराना, हमारी बेचैनी, ये सब मुस्तकिल जो है उससे उस पर फर्क पड़ता है और उससे मुतासिर होती है, जिससे कि हमारा जो मिजाज है उसमें बदलाव होने लगता है, और हमारा रवैया जो है वो अपने समाज से, अपने लोगों के साथ जो है वो अलग होने लगता है। अब यहाँ पर है कि इसी की जो मूड डिसऑर्डर की जो हम बात जब कर रहे हैं, तो इसकी तारीफ के सिलसिले में ये बात आती है कि मूड डिसऑर्डर जब हम बार बार जब जिक्र कर रहे हैं मूड और डिसऑर्डर, तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, मूड की और डिसऑर्डर की। तो मूड की बीमारी से जब हम ताल्लुक रखते हैं, तो जो खास बात इसमें ये है कि इसमें दो तरीके के जो दो बातें इसमें खास तौर पर की जा सकती हैं। वो ये है कि इसमें एक मैनिया, जिसको उन्माद कहा जा सकता है, और डिप्रेशन, जिसको जहनी दबाव कहा जा सकता है। इन दोनों की जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। यानी इसी की वजह से मिजाज की जो खराबी है वो होती है, और इसमें जो परेशानी होती है वो परेशानी हमारे जज्बाती हालत से जुड़ी होती है, जो कि लंबे समय तक चलती है। खास तौर पर ये बात है कि अगर हम कभी उदास होते हैं, या कभी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो बहुत ज़्यादा खुश जब हम हो जाते हैं तो वो थोड़े वक्त के लिए होता है, फिर हम वापस अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या आम ज़िंदगी में वापस आसानी से आ जाते हैं, और फिर हम अपनी उस खुशी का मुजाहरा हर जगह पर और बहुत ज़्यादा दिखा करके वो नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इसके मरीज हो जाते हैं
तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारी जो खुशी है वो लंबे समय तक चलेगी, हम ज्यादा देर तक खुश होते रहेंगे, हम ज्यादा देर तक उसका जिक्र करते रहेंगे, ज्यादा दिनों तक, देर तक भी नहीं बल्कि हम ये कहें कि दिनों तक उसके बारे में बातें करते रहेंगे, लोगों से बताते रहेंगे उन चीजों को। तो ये चीजें जो है जो कि लंबे वक्त तक चलती है और हमारे जज्बाती हालात से मुतासिर होती हैं, इसे ही मिजाज के अवारिस जो है वो कहा जा सकता है। अब हमने बताया यहाँ पर कि इसमें दो बातें अहम हैं, एक है उन्माद और दूसरा है जहनी दबाव। तो उन्माद क्या है? उन्माद क्या है? तो आप लफ्ज से ही ये समझ सकते हैं कि ऐसी हालत है जिसमें आपके मिजाज, जज्बात, तवानाई की सतह या सरगर्मी की सतह में गैर मामूली इंतहाई तब्दीलियों का दौरानिया होता है, यानी दौरा की तरह ये होता है कि गैर मामूली, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। वो हम ये देखते हैं कि हमारे मिजाज या जज्बात जो हम, जैसे कि हमने अभी आपसे बताया कि हम खुश हैं, तो हम खुश हैं तो इस कदर खुश हैं कि वो जरूरत से ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है, या लोग भी उससे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा भी खुश होने की बात नहीं है, इतना हंसने की बात नहीं है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो तस्वीरें यहाँ दिखाई गई हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा उछलना कूदना, बहुत ज्यादा जिस्मानी हरकतों को बढ़ावा देना यहाँ पर है। ये उन्माद से जुड़ा हुआ होता है कि जब हम उन्माद की हालत में होते हैं तो हमारा जो रवैया होता है उसमें उछल कूद और जो ज्यादा जिस्मानी रवैया है वो ज्यादा दिखाई देता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ काम करते हैं, किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जितने भी जिस्मानी रवैया है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसको हम उन्माद कहते हैं। और जहनी दबाव में क्या है? जहनी दबाव इसका उल्टा होता है, यानी कि जहनी दबाव में हम समाज से बिल्कुल अलग होने लगते हैं। हम अपने आप को लोगों के साथ मिला करके या उनके साथ मिलजुल करके रहना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और लोगों से कटना हम ज्यादा अच्छा लगता है। तो जहनी दबाव को उदासी, नुकसान या गुस्से के एहसास के तौर पर बयान किया जाता है जो किसी शख्स की रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन ये हर जगह ये इस बात को बताया जा रहा है कि रोजमर्रा की सरगर्मियों में मुदाखलत जब तक नहीं होता है तब तक किसी भी सिम्टम को, किसी भी हम जो लक्षण है उसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये बीमारी है या इसके ये हमको आम जिंदगी से अलग कर रही है या इसकी वजह से हमारी जिंदगी मुतासिर हो रही है। तो ये जरूरी है कि उस चीज की वजह से, अगर वो उन्माद है या ज़हनी दबाव है, उसकी वजह से अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर फर्क पड़ता है तो वो बीमारी की शक्ल अख्तियार करती है। अब इसकी जो इलामत है, इसकी इलामत के तौर पर हम ये बताएं कि इसमें बहुत कुछ ऐसी होती है बातें, जैसे कि मूड की खराबियों में आमतौर पर ऐसी अलामत होती है जो आपकी मूड, नींद, खाने के आदत, तवानाई की सतह और सोचने की सलाहियतों को मुतासिर करती है। यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन आपके अंदर पाया जाता है, आप तुरंत गुस्से में आ जाती हैं, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, आपको अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखने में तकलीफ या परेशानी होती है। तो ये एक इलामत के तौर पर इसको रखा जा सकता है। दूसरी बात है कि भूख, खाने पीने की आदत में जो तब्दीली होती है, आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं, ये भी परेशानी की बात है। आप जरूरत से कम खाते हैं, ये भी परेशानी की बात होती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर आपके खाने के आदत में तब्दीली होती है तो वो भी एक वजह हो सकती है हमारे मिजाज की खराबी के। नाज़रीन वैसे आमतौर पर आप ये महसूस करते होंगे कि जब किसी वजह से मान लीजिए आपके इम्तिहान है या आपका इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ या आपको किसी से डांट पड़ती है तो उस वक्त आपका मिजाज थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ऐसी हालत में अगर आपको खाना दिया जाता है या आपको खाने का वक्त हो जाता है तो आप खाना खाना नहीं पसंद करते हैं या थोड़ा सा खाना खा के आप उठ जाते हैं कि अब ज्यादा तबीयत नहीं है हमारी। तो लेकिन यहाँ पर ये जो हरकत हो रही है या ये जो रवैया आपका हो रहा है वो किसी खास वजह से हो रहा है, उसके पीछे एक वजह है जिसकी वजह से आपके रवैये में तब्दीली हो रही है और वो रवैया थोड़े वक्त के लिए था। हो सकता है कि आपने दिन का खाना नहीं खाया
क्योंकि उस वक्त आपका मूड ठीक नहीं था, आपका मिजाज अच्छा नहीं था किसी वजह से, लेकिन आप रात के वक्त में फिर अच्छे से खाना खाते हैं, जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं वैसे खाना खाते हैं। तो दिन के वक्त में जो बदलाव हुआ था वो बीमारी नहीं थी, वो एक रवैया था जो किसी खास वजह से हो रहा था। जैसे ही वो वजह थोड़ी सी कम हो जाती है या उस वजह से आप बाहर निकल जाते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन बीमारी कहलाने के लिए ये है कि लंबे वक्त तक हम ऐसा ही रवैया करते हैं, यानी कि अगर हमको बहुत ज्यादा खाने की के आदत में बदलाव है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक वक्त, दो वक्त या एक दिन, दो दिन की बात नहीं होगी, बल्कि लंबे वक्त तक ऐसा चलता रहेगा। तो ये एक इलामत है इसकी कि हम किसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी बात या दूसरी इलामत जो है वो है कि हमारा परेशान होना। बात बात पे हम घबरा जाते हैं, बात बात पे हम परेशान हो जाते हैं। अचानक से हम तुरंत ये सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो आपको परेशान करती हैं, अगर वो ज्यादा हो जाती हैं तो भी ये एक इसकी अलामत के तौर पर मानी जा सकती है। फिर सबसे जरूरी चीज, नींद। नींद के पैटर्न में या आपके नींद के हालत में जो बदलाव होता है, यानी कि आपका नींद या तो आपको बहुत कम आने लगेगी या बहुत ज्यादा आने लगेगी। ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर हम लोग 7 घंटे 8 घंटे की अगर नींद लेते हैं तो हम सुबह बहुत अच्छे और ताजे हालत में उठते हैं और बहुत ज्यादा अपने अंदर ताकत महसूस करते हैं कि आज हम बहुत अच्छे से सोए हैं और आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ताजा महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर पूरी ताकत है, उस ताकत और जोश के साथ हम पूरा काम करेंगे। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। अगर हमारी नींद किसी वजह से कभी कम होती है, आप 4 या 5 घंटे सो पाती हैं, तो सुबह आप उतनी ताजगी महसूस नहीं करती हैं, ना ही अपने आप को उतना ज्यादा आप ताकतवर महसूस करती हैं, जोशीला महसूस करती हैं, क्योंकि आपकी नींद में कमी हुई। तो दूसरे दिन अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं या एक दो दिन के बाद जब हमारा काम का जो बोझ है वो जब कम हो जाता है, तो फिर हम वापस अपनी जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज लंबे वक्त तक चले कि आप लंबे वक्त तक देर तक बहुत ज्यादा सोएं या आपको नींद ही ना आए, आप पूरी रात जागते रहे या सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे तक ही आप सोएं, या आपको जरूरत से ज्यादा नींद आ रही है कि आप सुबह उठ ही नहीं पा रही हैं, आप पूरी रात सोने के बावजूद आपको दिन में भी नींद आ रही है, तो ये जो पैटर्न में जो बदलाव होता है ये अपनी मूड की खराबी के अलामत के तौर पर इसे माना जाता है। और फिर एक खास बात कि जब इतनी सारी परेशानियां होती है, यानी कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक परेशानी और अपने आप जुड़ जाती है कि आप किसी काम पर सही तरीके से ध्यान नहीं लगा सकते हैं, यानी कि आप किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं कि हम अगर इस काम को करना है तो अच्छे तरीके से हम ध्यान लगा कर जब करते हैं तो वो काम अच्छे से हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने अच्छे से ध्यान लगा के इस काम को किया, यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस काम को किया। लेकिन जब इसमें कमी आ जाती है या हमें ध्यान लगाने में तकलीफ महसूस होती है कि हम किसी चीज पर ध्यान कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को लगा ही नहीं पा रहे हैं, जब भी हम किसी एक काम को करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, या हम दूसरी दूसरी तरफ जब जाते हैं तो तीसरी तरफ चला जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारी बातें परेशानी की बातें होती हैं, और इसका मतलब ये है कि तब हमें कोई मिजाज से जुड़ी हुई बीमारी या हमारी मिजाज की कुछ खराबी जो है वो हमारे अंदर पनप रही है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मूड और मिजाज की जब हम बात कर रहे हैं तो एक लफ्ज बार बार सामने आ रहा है, वो है मूड, यानी कि मिजाज। तो और जो खराबी है, इस खराबी का सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा मूड की। अगर हमारा मूड ठीक है तो हम सही हैं, हम बीमार नहीं है, लेकिन इस मूड में अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे अंदर बीमारी हो रही है। यानी कि फिर मूड ऐसी चीज है जिसकी वजह जो जो एक ऐसी वजह है जो हमारी बीमारी की या हमारे मर्ज की वजह है, और उसकी वजह से हम किसी बीमारी के शिकार हैं या हम बीमार हैं।
तो मूड की खराबियों के जो आदाद और शुमार है वो क्या है कि इसमें ऐसा देखा जाता है कि 25 साल की उम्र में इस तरह की बीमारी के होने की गुंजाइश जो है वो ज्यादा होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मर्द और औरत दोनों को ये बीमारी एक साथ या एक जैसी रफ्तार से होती है। यानी कि इससे जितना असर औरतों पर पड़ता है उतना ही मर्दों पर भी पड़ता है। तो मर्द भी उससे उतना ही मुतासिर होते हैं, उतना ही उनको फर्क पड़ता है जितना कि औरतों को पड़ता है। और ये देखा जाता है यहाँ पर कि कुछ खास तौर पर औरतों को कुछ ज्यादा उस वक्त होता है जब उनका उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जब टाइम आता है, तो उस वक्त भी उनको ये परेशानी, क्योंकि उस वक्त मूड में मिजाज में बहुत बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर गुंजाइश ये होती है कि उस उतार चढ़ाव की वजह से उसकी रफ्तार या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जिससे उनके अंदर ये परेशानी जो है वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इसके बाद ये बारी आती है कि तब इस बीमारी के कितने किस्म हैं, कितने तरह की ये बीमारी होती है। तो खास तौर पर माहिर नफ्सियात ने इस बीमारी को दो हिस्से में बांटा। सबसे पहले इस बीमारी को दो हिस्से में बांटा गया। एक हिस्से का नाम यूनिपोलर रखा गया, एक कुतबी, और बाइपोलर यानी कि दो कुतबी। तो यूनिपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन, या फिर इसे हम यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अब फिर यूनिपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर को भी अलग अलग हिस्से में बांटा गया, अलग अलग हिस्से में तकसीम किया गया है। तो यूनिपोलर को दो हिस्से में बांटा गया और बाइपोलर को भी दो हिस्से में बांटा गया। और यूनिपोलर में जिस हिस्से को रखा गया है उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डायस्थीमिया कहा गया, यानी कि अहम जहनी दबाव से जुड़ी हुई बीमारी और डायस्थीमिया, ये टेक्निकल नाम है। और बाइपोलर में भी दो हिस्से हो गए, तो इसके दो हिस्से जो है वो है, एक उसको कहा गया बाइपोलर 1 यानी एक, और बाइपोलर 2। सबसे पहले यूनिपोलर। यूनिपोलर या एक कुतुब जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ही यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एक तरफ, इसका दूसरा छोर जो है या दूसरा किनारा जो है वो नहीं होता है, तो एक ही छोर होता है। तो एक छोर पर यहाँ पर क्या है कि इसमें जो मरीज हैं वो सिर्फ एक तरह की उनकी अलामत जो है वो दिखाते हैं, वो अलामत है जहनी दबाव का। यानी कि जो मरीज हैं वो जहनी दबाव या डिप्रेशन का की अलामत जो है उसके अंदर देखी जाती है, और ये अलामत कम से कम 2 हफ्ते तक बनी रहनी चाहिए, और इसके साथ और कोई दूसरी चीज या दूसरी दूसरी जो अलामत है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको कहा जाता है कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आता है। और इसमें ये और एक खास चीज ये है कि 2 हफ्ते तक तो होंगे ही होंगे, और उसके बाद इसमें कुछ ऐसे इलामत होते हैं जो कि आपकी इल्मी इलामत हो, आपकी जिस्मानी रवैये से जुड़ी हुई इलामत है। और एक खास बात यहाँ पर ये होती है कि आपका जो किसी चीज के साथ लगाव था, जो जुड़ाव था, या आपके अंदर जो खुश होने की का जो रवैया था उसमें कमी पाई जाती है। यानी कि ये देखा जाता है कि अगर आपको पेंटिंग करने का शौक था, आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं या आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन अब आपको उस पेंटिंग में मजा नहीं आ रहा है। पहले आप उसको अपनी पूरे जोश खरोश के साथ और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके भी अपने आप को खुश करने के लिए उस काम को करते थे। एक मिसाल के तौर पर हमने पेंटिंग का नाम लिया यहाँ पर, वैसे हर इंसान के अंदर अपने कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं उसके, जो अपने आप को कितना भी अगर मशगूल रहे या उसकी कितनी भी मशगूलियत रहती हो, लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वो अपने उस तरह के
काम को जरूर करता है। जैसे किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है कि कहानियों की किताबें पढ़े, तो वो कितना भी मशगूल हो लेकिन वो रात के वक्त में या कहीं अपनी गाड़ी में बैठ करके वो उसको जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसको उसको ऐसा करने से मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। इसलिए अपने को रिलैक्स करने के लिए वो काम करता है। किसी को गाना सुनना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। अपने अपने पसंद के हिसाब से हर इंसान अब कोई ना कोई शगल इख्तियार करता है और अपने आप को खुश करता है। तो ऐसा कोई भी काम जो उसको करने से उसे खुशी मिल रही हो, उस काम को करने से उसे आराम मिल रहा होता है। लेकिन जहनी दबाव या डिप्रेशन की हालत में जब वो मरीज या इंसान आता है, तो वो काम जिसमें उसे मजा आता था, उस काम में उसे अब मजा नहीं आता है। यानी कि उस काम में उसकी जो खुशी थी, उसका जो इंटरेस्ट था, वो खत्म होने लगता है और अपने आप को वो उस हरकत से, उस रवैये से हटाने लगता है। यानी कि उसे अच्छा नहीं लगता है, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो और उसके जहन में जो हमने अभी आपको बताया कि कुछ इल्मी इलामत जो है वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि वो ये उसकी उसकी जो सोच है वो ये बदलने लगती है कि मैं सबसे बुरा हूँ, मेरे ही साथ बुरा होता है, हम सबसे बदनसीब हैं, इस दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है, हमारे घर में या हमारे खानदान में जो बुरा हो रहा है उसकी वजह भी मैं ही हूँ। तो ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव एहसासात हैं, वो अपने अंदर वो खुद जो है वो पनपने देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जहनी दबाव जो है वो बढ़ने लगता है। इस जहनी दबाव की इलामत के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हम अपने को जब मजबूर महसूस करने लगते हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर जहनी दबाव बढ़ रहा है। मजबूर कहने का से मुराद यहाँ ये है कि जब हमें ये लगने लगता है कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह की बातें अगर हमारे जहन में घर करने लगती हैं, तो हम उस वक्त अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करते हैं और हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता है, उम्मीद की कोई किरण हमको नहीं दिखाई पड़ती है। और हमारी जो भूख प्यास है, जो हमारी नींद है, वो सब बदलने लगती है, उसमें भी बदलाव होने लगता है। और ना ही अच्छे से हम खाना खा पाते हैं, ना ही हम अच्छे से सो सकते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग, हमारे सर में, हमारे जिस्म में हर एक हिस्से में दर्द का एहसास हमें होने लगता है। हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है लगाना है किसी चीज पर, उसमें बदलाव होने लगता है और वो कमजोर होने लगती है। यानी कि हम अपने ध्यान को सही तरीके से किसी चीज पर नहीं लगा सकते। खास तौर पर डिप्रेशन के लिए जो अलामतें हैं, उसमें हमारे जज्बात से जुड़ी हुई अलामतें आती हैं, हमारी सोच से जुड़ी हुई, हमारे जिस्म से जुड़ी हुई और हमारे रवैये से जुड़ी हुई। यानी कि 4 तरह की अलामतें जहनी दबाव की हालत में देखने को मिलते हैं। तो जज्बात से जुड़ी हुई जो अलामतें हैं, उसमें हमारा उदास होना, बहुत परेशान होना, अपने आप को भला बुरा कहना, अपने आप को कसूरवार ठहराना, गुस्सा आना, या तुरंत तुरंत हमारा जो मिजाज है वो उसमें बदलाव आना, ये सब बातें जो है वो हमारे जज्बात से जुड़ी हुई होती हैं। सोच से जुड़ी हुई बातों में आती है सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात आती है कि अपने आप को भला बुरा कहना। यानी कि हमने अभी आपसे जैसे पहले बताया कि हम अपने को सब चीज के लिए खुद ही कसूरवार ठहराते हैं कि हम, मेरी ही वजह से जितनी भी बुराइयां हैं उसकी वजह मैं ही हूँ, जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसकी वजह मैं ही हूँ, या जितना जितना भी कोई गलत गलत चीज या गलत गलत काम होगा वो मेरे साथ ही होगा। इस तरह की बातें हम सोचने लगते हैं। और ये हम खुद सोचते हैं, ऐसा सोचने के लिए हमें कोई मजबूर नहीं करता है, बल्कि हमारी सोच का जो पैटर्न है उसमें ये बदलाव आता है कि हम अपने आप को भला बुरा कहना शुरू करते हैं और हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लगती है। हम फैसला लेने की जो सलाहियत है हमारी, उसमें हम कामयाब नहीं होते हैं। कि जैसे अगर आपके सामने एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर दें कि अगर आप खाने के टेबल पर बैठे हैं, तो आपको रोटी खाना है या चावल खाना है, इस बात यहाँ इतनी छोटी सी बात का भी फैसला करने की सलाहियत जो है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि
सही क्या है, क्या करना चाहिए या हमारी ज़रूरत क्या है, इस बात से हम अनजान हो जाते हैं। और हर वक़्त ये ख़्याल आता रहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, या अगर हम चूँकि मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, दुनिया में मेरे लिए कुछ है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो हर वक़्त ये इस तरह का ख़्याल, मौत से जुड़ी हुई बातें या फिर खुदकुशी से जुड़ी हुई बातें आपके ज़हन में लगातार आते रहती हैं। ये आपके सोच को का नतीजा होता है कि ऐसी जो सोच है वो आपके ज़हन को बार-बार परेशान करती है, और इसका नतीजा होता है कि आपका जो ज़हनी दबाव है वो बढ़ते चला जाता है। इसके अलावा कुछ जिस्मानी जो हरकतें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है थकावट महसूस करना, क्योंकि जब आप ज़हनी दबाव में रहते हैं, तो आप अपने अंदर ताकत या जोश महसूस नहीं कर सकते हैं, और आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आपको अपनी ताकत में कमी होगी, और चूँकि बहुत ज़्यादा सोने या जगने की हालत में आप रहते हैं, इसलिए भी थकावट होने या आपका जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होती है। रवैये से जुड़े हुए कुछ इलामतें जो है उसमें है कि हम दूसरों से कटते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के साथ हम मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर हम पर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कुछ काम दिया जाता है, तो हम उसे भी पूरा नहीं करना चाहते हैं, या किसी दूसरे तरीके से जैसे तैसे से हम कह सकते हैं कि वो हम पूरा करते हैं, अच्छे तरीके से हम पूरा उसे नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो रहने सहने का जो तरीका है, या हमारी जो रहने सहने का ढंग है, उसमें भी बदलाव आता है। यानी कि हमारे पहनने ओढ़ने से जुड़ी हुई बातें, हमारे साफ सुथरे और सही तरीके से अपने आप को लोगों के बीच रखने की जो बातें हैं, उसमें भी बदलाव होता है, जिससे कि देखने से ये पता चलता है कि हम पर जहनी दबाव कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे रवैये में ये सारे बदलाव जो है वो हो रहे हैं। अब ज़हनी दबाव के बारे में या मेजर डिप्रेशन के बारे में DSM-5 ने जो बताया है कि किस तरह की बातें हो तो ये एक बीमारी की शक्ल होगी। तो DSM-5 ये बताता है कि कम से कम जितने भी तरह के इलामतें हैं, वो सारी इलामतें 2 हफ्ते तक कम से कम ज़रूर लगातार चलती रहें। उससे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ता रहे, और जो इलामतें हैं उसमें से कम ये जो आपके स्लाइड में यहाँ पर सामने दिखाया जा रहा है, इसमें से कम 5 इलामतें तो उसके साथ ज़रूर ही होनी चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर 2 इलामतें हैं कि उसके ऊपर ज़हनी दबाव हो, और उसका जो इंटरेस्ट है, अपने किसी काम में उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका लगाव था, वो कम हो जाए। उसका वज़न कम हो जाना या बहुत बढ़ जाना, उल्टा भी होता है, या नींद नहीं आना या बहुत ज़्यादा आना, या भूख नहीं लगना या बहुत ज़्यादा लगना। इस तरह की जो इलामतें हैं, इसमें से कुछ अगर आप कम से कम 5 इलामतें आपके साथ हो रही हैं, और उसमें ख़ास तौर पर आपका जो सबसे ज़रूरी इलामत वो है कि आपका जो जिस काम में पहले बहुत दिल लगता था, पहले आप जिस चीज़ को बहुत दिल लगा करके करती थी, या जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन या ज़हनी दबाव में ये सबसे बड़ी अलामत के तौर पर इसको देखा जाता है कि जिस काम में हमें पहले बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो इसे कहा जाता है कि हम किसी ज़हनी दबाव के या किसी ऐसी बड़ी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जिसे हम मेजर डिप्रेशन कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसकी वजहात क्या है? वजहात आज तक इसकी अनजानी है, यानी कि सही वजह क्या है, इसके बारे में अब तक खोज चल रही है, या लोगों को सही वजह इसके बारे में नहीं अभी तक पता चली है। लेकिन जो कयास राय है, जो अंदाजा लगाया जाता है, उसमें ये है सबसे पहली बात कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो कुछ कीमियाई बदलाव होते हैं, उस बदलाव की वजह से ऐसा होता है, या हमारे जो जीन हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ हद तक कुछ दवाएं या कुछ अल्कोहल वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से हमारे रवैये में बदलाव हो जाता है। और नींद की का जो पैटर्न है, अगर लगातार वो खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रहा है, तो इस तरह की जो इलामतें हैं वो देखने को मिलती हैं, या इस तरह की बीमारी की गुंजाइश जो है वो बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है
कि आपकी जिंदगी में दबाव कितना है, आपकी जिंदगी में कितनी परेशानी है, या कुछ इतने ऐसे हादसे आपके साथ ज्यादा हुए हैं जो कि परेशान कुन है, तो उससे इसकी वो भी एक खास वजह है जिसमें कि इस तरह की बीमारी हो सकती है। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कि यूनिपोलर का एक टाइप था, उसके बाद यूनिपोलर का दूसरा जो टाइप है, इसे माहिर नफ्सियात ने डिस्थीमिया कहा है। डिस्थीमिया जिसका दूसरा नाम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडीडी शॉर्ट में इसे कहा जाता है कि परसिस्टेंट। परसिस्टेंट के माने ये होता है कि बने रहना, लगातार बने रहना। तो यहाँ पर जाहिर है कि आप स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कि सैड यानी कि उदासी और जहनी दबाव कुछ इस तरह है और इतना ज्यादा बना हुआ है कि वो इंसान परेशान है। यानी कि हम पर जो उदासी और जो जहनी दबाव की जो अलामत तारी होती है, वो मेजर डिप्रेशन या जहनी उस तरह के जहनी दबाव की तरह नहीं होती कि बहुत ज्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती है। लेकिन फर्क क्या होता है यहाँ पर? फर्क ये होता है कि ये लंबे वक्त तक बनी होती है। लंबे वक्त तक यहाँ पर बने रहने का से मुराद ये है कि कम से कम 2 साल तक इस तरह की अलामत जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि जो जहनी दबाव है, जो उदासी है, वो आपके अंदर तारी होती है, लेकिन इस कदर तारी नहीं होती जितना कि मेजर डिप्रेशन में होता है। यहाँ पर वो थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका जो पीरियड है, इसका जो टाइम है, वो बहुत लंबा होता है। यानी कि 2 साल तक लगभग वो चलता है ये। और ये जब तक 2 साल और लगातार चलता है, 2 साल तक चलेगा और लगातार चलेगा। और यहाँ पर इसकी अलामतें क्या होती हैं? इसकी अलामतें ये होती हैं कि सबसे पहले तो कि हम बुरा सोचते, नेगेटिव, हर चीज में हम उसके वैसे तरफ देखते हैं, उस साइड को देखना पसंद करते हैं जो कि बुरा है, नेगेटिव है या खराब है। यानी कि अच्छाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम सोना, वजन का बढ़ना, अपने आप को भला बुरा कहना, यानी कि अपने आप को कम तौलना कि नहीं हमसे ऐसा तो नहीं हो सकता या हमारे साथ ऐसा बुरा होगा, वगैरह वगैरह। या और एक जो इसकी अलामत है वो है कि समाज से अपने आप को अलग करके रखना, कुछ भी अच्छा करने की या कुछ ऐसा करना जिससे जो कि अच्छा अच्छा हो सकता है, वो कर उसमें उसको करने से बचना या करने की कोशिश ही नहीं करना। उदास रहना, ज्यादातर उदासी महसूस करना, अपने आप को कसूरवार ठहराना कि जितनी भी पिछली बातें हुई या जिसका भी कोई नुकसान हुआ या पिछली जितनी भी बुरी बातें हुई हैं, उन सब के कसूरवार हम ही हैं या हम उसके जिम्मेदार हैं। और अपनी जिंदगी को खराब बना लेना, यानी कि बार बार जब हम इस तरह का हमारे जहन में ये सोच आती रहती है कि हम ही सबसे बड़े गुनहगार हैं, हम ही सब पुरानी जितनी भी बातें हुई हैं उसके कसूरवार हैं, या मेरे साथ सारी बुरी बात चीजें होती हैं, तो इससे हमारी हमारी जिंदगी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कुछ अच्छा नहीं होता है, बल्कि उदासी और नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा बनी होती है। इन सारे इलामतों में से कुछ खास इलामत जो है वो जो देखने को मिलती है वो है नाउमीदी, नींद ना आना या ज्यादा आना, अपने आप को कम तौलना, थका थका महसूस करना, अपने आप को कसूरवार या गुनहगार ठहराना और फैसले लेने की सलाहियत में कमी होना। ये 6 तरह की जो अलामतें हैं वो खास तौर पर डायस्थीमिया के अंदर देखी जाती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि डायस्थीमिया और डिप्रेशन यानी कि जहनी दबाव अलग कैसे है? क्योंकि दोनों में तो जहनी दबाव है, तो मेजर डिप्रेशन और डिस्थीमिया में क्या फर्क है? तो इसमें फर्क बस इतना सा है कि इसका जो इसकी जो अलामतें होती हैं, यानी कि डिस्थीमिया की जो अलामतें होती हैं वो थोड़ी हल्की होती हैं और मेजर डिप्रेशन में बहुत ज्यादा होती हैं। और मेजर डिप्रेशन में जो अलामतें होती हैं वो थोड़े वक्त के लिए होती हैं और डिस्थीमिया में लंबे वक्त के लिए होती हैं। मेजर डिप्रेशन में ये जो अलामतें होती हैं वो
लगातार 2 हफ्ते तक चलती हैं, तब हम ये मानते हैं कि मरीज जो है वो हमारा मेजर डिप्रेशन का शिकार है। और डिस्थीमिया में अगर जब तक 2 साल तक नहीं चले लगातार, तब तक हम उसको बीमार या मरीज नहीं, डिस्थीमिया के मरीज नहीं कह सकते। इसके बाद इसके भी DSM-5 ने डायस्थीमिया के भी जो क्राइटेरिया बताया, ये उसकी जो मयार क्या है कि यानी किस तरह से हम किसी इलामत को डायस्थीमिया कह सकते हैं। तो इसमें यही है कि कम से कम 2 से 6 हफ्ते तक आपके अंदर जहनी दबाव की अलामतें दिखनी चाहिए, जैसे कि आप थका-थका महसूस करें, आपकी नींद नहीं हो, आपकी भूख नहीं हो, आपके वज़न में कमी हो, आपके एहसासात में कमी हो, वगैरह-वगैरह। ये कम से कम 2 से 6 हफ्ते तक तो लगातार चलने चाहिए और फिर ये लगातार बने रहने चाहिए 2 साल तक। उसके अलावा कुछ इल्मी और कुछ समाजी जो इलामतें हैं वो आपके अंदर देखने को ज़रूरी होती है। फिर कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसमें कि थोड़ा-सा आपको ज़हनी दबाव और थोड़ा-सा उसके डिप्रेशन के, मेजर डिप्रेशन के जो की इलामतें हैं वो देखने के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा किसी-किसी इंसान में देखने को मिलती हैं, जिसके जो कि इसकी वजह बनते हैं। यानी कि DSM-5 ने इसे बताया कि किसी मरीज को या किसी इंसान के अंदर डायस्थीमिया या उसको डायस्थेमिक डिसऑर्डर कहने के लिए ये सारी शर्तों का होना ज़रूरी है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी खास वजह ये है आपके अंदर दबाव, स्ट्रेस, दबाव का होना, आपके ज़हन में जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिग्नल होता है उसमें बदलाव आना, बहुत परेशान होना आपका, या आपके खानदान में किसी किसी के साथ या आपके खानदान में इस बात की गुंजाइश हो कि पहले लोग किन्हीं लोगों को इस तरह की ज़हनी या किसी भी और तरह की ज़हनी बीमारी के वो शिकार रहे हैं। यानी कि कुछ इस खानदानी वजह भी ये हो सकती है कि अगर खानदान में किसी को है तो आपके अंदर भी इस तरह की बीमारी होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। इसमें एक और बीमारी को शामिल किया गया है, माहिर नफ्सियात ने कहा गया है, क्योंकि इसके जो अलामतें हैं वो ऐसे देखने को मिलती हैं, इस वजह से एक बीमारी इसमें और है जिसे डबल डिप्रेशन कहा जाता है। डबल डिप्रेशन में जैसा कि नाम से जाहिर है कि दोहरा ज़हनी दबाव। तो दोहरा ज़हनी दबाव क्या होता है कि इसमें मेजर डिप्रेशन भी होता है और इसमें डायस्थेमिक डिसऑर्डर भी होता है। यानी कि दोनों तरह के की जो इलामतें हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं कि इसमें डायस्थीमिया जो कि 2 साल तक चलता है, उसके साथ-साथ मेजर डिप्रेशन के भी इलामतें जुड़ी रहती हैं इसके साथ। तब जब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डबल डिप्रेशन की बीमारी या उसका मर्ज जो है वो किसी भी इंसान को हो रहा है। अब इसका जो पैटर्न है, इसका जो कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपके स्लाइड में, नाज़रीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जब हमारा जो मिजाज है वो नॉर्मल होता है, यानी कि आम होता है, जैसे हम आम अपनी जिंदगी में रहते हैं, तो वो देखिए कि इस तरह का उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। मेजर डिप्रेशन में जब हम आते हैं, यानी कि जब अहम जहनी दबाव में हम आते हैं, तो वो कैसे थोड़ा सा नीचे की तरफ से झुक के सीधा चला जाता है। डायस्थीमिया में ये थोड़ा सा झुकता है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। और डबल डिप्रेशन के हालात में क्या होता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो झुकाव है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और फिर जाके सीधा हो जाता है। यानी कि इसमें सभी तरह के मेजर डिप्रेशन के और डायस्थीमिया के दोनों तरह के और आम जो नॉर्मल है वो सब मिले जुले हुए उसकी अलामतें होती हैं। इसलिए यहाँ पे इसको डबल डिप्रेशन कहा गया है, यानी इसका जो पैटर्न होता है वो इस ढंग का होता है। अब इसके बाद दुई बरवी अवारिस या बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, तो नाजरीन आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक चेहरा बहुत खुश है और जो दूसरा चेहरा है वो उदास है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या है कि यहाँ पर उदासी भी है और खुशी भी है। खुशी, या जिसको हम उन्माद कह सकते हैं, मैनिया कह सकते हैं। तो पहले इसका नाम था मैनिक डिप्रेशन,
अब लेकिन जब DSM-5 में इसे कैटेगराइज किया गया, उसके कैटेगरी में इसे रखा गया है, तो इसका नाम बदल करके बाइपोलर डिसऑर्डर रखा गया, जिसमें कि जो मरीज हैं वो जहनी दबाव के साथ साथ उन्माद के भी इलामत जो है वो दिखाता है, और उसको दोनों तरह के जो इलामत हैं वो देखने को वक्त ब वक्त जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके लिए बताया गया है कि ये बाइपोलर 1 है और बाइपोलर 2 है, जिसका पुराना नाम मैनिक डिप्रेशन था। और यहाँ पर नाजरीन आप स्लाइड में फिर से देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर जब जहनी दबाव की हालत है तो उसके अंदर उसके जहन में जो सोच है वो सोच यही है कि मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, और अब मुझे किसी चीज में कोई मजा, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब उन्माद या मैनिया की हालत होती है तो यहाँ पर जरूरत से ज्यादा खुशी होती है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आराम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और पूरी दुनिया को जीतने की ताकत हमारे अंदर है। इस तरह की सोच यहाँ पर पैदा होने लगती है। तो यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया, उसके बाद एक और यहाँ पर एक लक्षण या जो अलामत है वो देखने को मिलते हैं, वो है हाइपोमैनिया। हाइपोमैनिया में जितनी भी अलामतें होती हैं वो सब उन्माद या मैनिया जैसी ही होती हैं। फर्क इतना होता है कि उससे थोड़ा सा वो कम, उसकी जो डिग्री होती है, उसका जो पैमाना होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, बाकी सारी बातें उसमें वैसी ही होती हैं। मैनिया में क्या होता है कि मैनिया में बहुत ज्यादा खुश होने या बहुत ज्यादा अपने चिड़चिड़ा होने का मिजाज पाया जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ताकत महसूस करता है मरीज, और बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा वैसे कुछ कपड़े पहन लेना, बहुत मेकअप लगा लेना, जिससे कि वो थोड़ा सा अलग लगने लगता है। इस तरीके की अलामत जो है वो मैनिया में पाई जाती है। और डिप्रेशन के वाक्य में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर फिर डिप्रेशन में वही बातें आती है कि नींद की कमी होती है, भूख लगना या बहुत ज्यादा भूख ना लगना या फिर बहुत ज्यादा लगना, कुछ लकवा जैसी हालत भी हो सकती है, या फिर आपकी सोच में वही बदलाव आते हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हम ही इस किसी चीज की गुनहगार हैं, हम ही इस किसी चीज के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर फिर इसके अलग अलग एग्जाम है, जैसे अभी हमने आपसे पहले भी बताया कि बाइपोलर 1 है, जिसको हम कहते हैं कि 1 है, बाइपोलर 2 है, और तीसरा भी एक टाइप है जिसे साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर कहा गया है। तो नाजरीन यहाँ पर बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर है, इसमें ये होता है कि इसमें जो जहनी दबाव है उसके साथ मैनिया होता है। मैनिया होता है यानी कुछ वक्त तक, कुछ किसी वक्त तक, किसी खास वक्त तक मैनिया या उन्माद की अलामत होती है, और उसके तुरंत बाद या थोड़ी देर के बाद जहनी दबाव की जो अलामत है वो देखने को मिलती है। इसे बाइपोलर 1 कहा जाता है। बाइपोलर 2 में जहनी दबाव तो होता है, लेकिन यहाँ पर मैनिया नहीं होता है, मैनिया की जगह पर हाइपोमैनिया होता है, यानी कि अलामतें तो वही होती हैं जो मैनिया में होती हैं, लेकिन उसका जो पैमाना है, उसकी जो डिग्री है वो थोड़ी कम होती है, तो इसलिए इसे बाइपोलर 2 कहा जाता है। और साइक्लोथीमिया में क्या है कि यहाँ पर बदलाव जो होता है, तो यहाँ पर मैनिया और जो जहनी दबाव है वो दोनों तो होते ही हैं, कभी कभी हाइपोमैनिया भी होते हैं, लेकिन डायस्थीमिया की तरह ये भी लंबे वक्त तक के लिए होता है। तो बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर, ये दुई बरूबी खराबी की शिकायत के अलग अलग इकसाम हैं, जिसमें कि बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 ये ऐसी बीमारी है जिसमें वक्त जो है वो वैसे ही लगता है जैसे कि कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार ये चलते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर पड़ते हो। और साइक्लोथीमिया में ये होता है कि ये आपको कम से कम 2 साल तक चलना चाहिए। बाइपोलर 1 में मैनिया और डिप्रेशन, यानी कि मैनिया का और जहनी दबाव का होना जो है वो बहुत जरूरी होता है, और इसकी जो शुमार है
या इसकी जो औसत उम्र है, हम ये कह सकते हैं कि वो 18 साल है, यानी कि बहुत छोटी उम्र में ऐसा होने देखने को मिल सकता है। कभी कभी बच्चों में भी देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा ये सीरियस या बहुत गहरी बीमारी के तौर पर जानी जाती है। नतीजा इसका यहाँ तक होता है कि लोग खुदकुशी भी कर सकते हैं या खुदकुशी के लिए भी आमादा हो सकते हैं। बाइपोलर 2 में, जिसे हम दूरबरूबी 2 की खराबी कह सकते हैं, इसमें रह करके आपके जहनी दबाव और हाइपोमैनिया की जो इलामतें हैं वो रह के आती जाती रहती हैं। यानी कि थोड़ी देर पर आपके जहनी दबाव की अलामत है और थोड़ी देर के बाद फिर मैनिया या हाइपोमैनिया की अलामतें आती हैं इसमें। और इसकी जो ऑनसेट है, इसकी जो औसत उम्र है, वो हम 19 से 22 साल है। यानी कि बाइपोलर थोड़ी और कम उम्र में होती है, और बाइपोलर 2 थोड़े से और बड़े होने पर, यानी कि 19-22 साल में होता है, और ये भी बच्चों में भी पाया जाता है। और ये भी एक खास तौर पर जिसको हम सीरियस बीमारी कह सकते हैं, सीरियस बीमारी के तौर पर इसे माना जाता है। इसके बाद नाजरीन, साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर या साइक्लोथीमिक जो खराबी है, वो भी बाइपोलर बीमारी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें हाइपोमैनिया ज्यादा देखने को मिलते हैं, साथ में इसके जहनी दबाव या डिप्रेशन के अलामत देखने को मिलते हैं, और जो कि कम से कम आपको पूरे 2 साल तक लगातार चलने चाहिए। इसमें जो खास बात यह है कि ये भी एक ऐसा टाइप है, एक ऐसी किस्म है बाइपोलर बीमारी की, जो कि बहुत ज्यादा जिसपे बहुत ज्यादा इसको हम क्रॉनिक कह सकते हैं। और इसकी जो इलामत है वो रह करके आती रहती है, कभी मैनिया की, कभी इसकी जहनी दबाव की अलामत या डिप्रेशन की जिसे हम कह सकते हैं। और लेकिन ये जो अलामतें आती हैं वो बहुत ज्यादा डरावनी या खतरनाक नहीं होती है, यानी कि थोड़ी कम खतरनाक होती है। फर्क क्या है कि ये लगातार बनी रहती है। परेशानी इस बात की है कि ये जो मैनिया और जो जहनी दबाव हम की जो अलामतें आती रहती हैं या होती रहती हैं, ये लगातार बनी रहती हैं, और लगातार काफी लंबे वक्त तक बने रहने की वजह से ये बीमारी जो है एक एकदम गहरी या खतरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और छोटे बच्चों में भी इस तरह की बीमारी, और खास तौर पर जो ऐसे बच्चे हैं जो उम्र के ऐसे दौराहे पर खड़े होते हैं जहां पर ना वो छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, तो वहां पर भी इस तरह के, इसको हम एडोलेसेंट कहते हैं, उनमें इस तरह की बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है। इसकी औसत उम्र 12 से 14 साल होती है। और एक और खास और जरूरी बात यह है कि ज्यादातर औरतें इससे मुतासिर होती हैं, यानी कि औरतों में इस तरह की बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इसमें बाइपोलर 1 और जो 2 है, उसके अगर ऐसी बीमारी हो रही है, यानी कि लंबे वक्त तक इस तरह की बीमारी चल रही है, तो ऐसा माना जाता है कि मरीज बाइपोलर 1 का या बाइपोलर 2 का जो शिकार है वो आसानी से हो सकता है। तो नाजरीन, आज के इस क्लास में, आज की इस गुफ्तगू से आप लोग मूड डिसऑर्डर या जहनी मिजाजी जो बीमारियां हैं उससे आप रूबरू हुए, और आपको ये बताया गया कि जो मूड डिसऑर्डर है वो किस तरह की बीमारी है। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, माहिर नफ्सियात में इसे खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है। एक खतरनाक बीमारी है जिसमें कि इंसान का जो मूड है, जो मिजाज है, वो मुतासिर होता है, और उसकी खराबी की वजह से उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर असरात पड़ते हैं, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी उसकी परेशान कुन हो जाती है, और वो समाज से अलग होने लगता है, या वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिस पर जो कि समाज ही नहीं है, जो कि जिस पर की खास तवज्जो की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हॉस्पिटल में, अस्पताल में ले जाकर के उनका इलाज किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ तक कि इस बीमारी की वजह से खतरा यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो खुदकुशी तक कर बैठते हैं।
तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आपने मूड डिसऑर्डर के बारे में, मिजाजी आवारिस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगली क्लास में इसी से जुड़ी हुई कुछ और ख़ास बातों के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो जाऊँगी, और तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।